नमस्ते, मैं श्रद्धा राकेश ओझा, स्पेशल एजुकेटर इंदौर से। आज की वीडियो में हम 0 ईयर से लेकर 7 ईयर्स तक के बच्चों में क्या-क्या स्किल सेट्स होनी चाहिए ताकि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को असेस कर पाए, देख पाए और सिखा पाए। कई पेरेंट्स को, कई टीचर्स को भी पता नहीं होता है, चाहे वो प्री स्कूल में ही क्यों ना हो, कि क्या-क्या स्किल सेट्स होती है जिन पे काम करना होता है। चुनिंदा 4-5 स्किल सेट्स होती है जिन्हें हम बार-बार सुनते रहते हैं, लेकिन इतनी सारी स्किल सेट्स होती है जिन पे हमें बच्चों को असेस भी करना होता है कि उनके एज वाइज माइलस्टोन कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ उन्हें सिखाना भी पड़ता है। क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, कोरोना, आफ्टर कोरोना, प्री कोरोना बच्चे हो रहे, स्पेशल सॉरी डेवलपमेंटल डिले में जा रहे हैं, ऑटिज्म में जा रहे हैं, कई सारे ऐसे रिग्रेशंस आ रहे हैं जो बच्चों के अंदर आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अवेयर नहीं है, टीचर्स अवेयर नहीं है। तो प्लीज वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। आपको पूरी वीडियो देखने पर आप श्योरिटी के साथ बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। साथ ही साथ आप खुद इतने एजुकेट होंगे कि अपने बच्चे के अंदर वो सारे माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं नहीं देख पाएंगे। उसके पहले सीखना जरूरी है कि वो स्किल्स क्या क्या होती हैं, वो कौन कौन सी टर्मोलॉजीज होती है जो आपको सीखना जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगी आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली सिखा पाऊं। पेशेंस से सारी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एंड तक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्म कर पाऊं। हम शुरू करते हैं फाइन मोटर्स से। तो फाइन मोटर्स क्या होती है? फाइन मोटर्स हमारी बॉडी की सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं। मेजरली मसल्स जो होती है वो हैंड्स में होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी काम कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी हैंड मसल्स का काम होता है। तो कई पेरेंट्स और कई टीचर को मिसकंसेप्शन होता है कि फाइन मोटर एक्टिविटीज हम बच्चों को ग्रिप कराने के लिए कराते हैं और लिखवाने के लिए कराते हैं। नहीं, फाइन मोटर स्किल्स या फाइन मोटर एक्टिविटी हम इसीलिए कराते हैं ताकि बच्चे की ये हैंड मसल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो पेंसिल ग्रिप तो अच्छे से कर पाए, लेकिन साथ ही साथ किसी भी चीज की होल्डिंग अच्छे से कर पाए। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ले जाने के लिए उसकी पकड़ उतनी अच्छी होनी चाहिए, होल्डिंग उतनी टाइट होनी चाहिए। तो इसलिए फाइन मोटर एक्टिविटीज कराई जाती है। और शुरुआती दौर में स्कूल में फाइन मोटर एक्टिविटी इसीलिए कराई जाती है ताकि बच्चा पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रेंथली कर पाए। ठीक है? क्या पेंसिल ग्रिपिंग के बाद फाइन मोटर एक्टिविटीज छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की सॉरी हैंड राइटिंग और बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ तो एज वाइज आती ही रहती है। जैसे जैसे मसल टोन बढ़ता जाता है, मसल्स को एक्सरसाइज करने का, मसल्स पे काम करने के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है, टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? तो फाइन मोटर एक्टिविटीज आपको समझ में आई होगी। नाउ ग्रॉस मोटर क्या होता है या ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज क्या होती है? ग्रॉस मोटर हमारी बॉडी की सारी बड़ी मसल्स होती हैं, बैक मसल, कोर मसल, लेग्स मसल। क्यों? ग्रॉस मोटर हमारी बॉडी में फिजिकली स्ट्रेंथन करती है हमें। ग्रॉस मोटर हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स को ट्रेन करती है, कोर को ट्रेन करती है, लेग्स को ट्रेन करती है। और ये छोटे बच्चों में और ज्यादा जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो एक डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, उनकी बॉडी टोन और बढ़ रहा होता है। तो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को करानी होती है ताकि वो बॉडीली स्ट्रेंथ रहे। क्योंकि कोई भी बच्चा जितना ज्यादा बॉडी से स्ट्रेंथन होता है, जितनी शक्ति उनकी बॉडी में होती है, उतनी मेंटली वो स्ट्रांग होते हैं। तो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी के टारगेट हमारी बड़ी मसल्स पे काम करने के लिए होते हैं। होपफुली आप समझ रहे होंगे। नाउ सेंसरी, ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको सारी चीजें समझाने की। सो सेंसरी एक्टिविटीज क्या होती है? सेंस से आप समझते होंगे 5 तरह की सेंसेस हमारी बॉडी में होती है। एयर, आईज, नोज, टच, टेस्ट एंड टच। ठीक है? तो इन्हें और ज्यादा ट्रेन करने के लिए आप इस चीज से इस चीज को समझ सकते हैं कि कई भी पहली बार हम किसी चीज को टच करते हैं, इट फील्स लाइक वेरी न्यू। व्हाई? कई सारी चीजें ऐसी होती है। अभी आप इस चीज से समझिए कि जब कभी आप स्लेट के ऊपर अपने नेल्स को इस तरह से रब करते हैं तो इट गिव्स यू इरिटेटिंग सेंसेशंस, राइट? वैसे ही कोई गंदी सी स्मेल आप पहली बार रहे हैं या फिर कोई ऐसी वॉइस जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है, ऐसे ही सेम बच्चों के साथ होता है। कोई भी सेंस ऑर्गन से जब वो पहली बार कुछ चीजें ले रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत नई कंडीशन होती है, और जितनी ज्यादा सेंसेस उन्हें इन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू मिलती जाती है तो उतना ही बच्चों को सेंस ऑर्गन डेवलप होती है। और सेंस ऑर्गन डेवलप होने से बच्चों का अगेन पॉजिटिव स्टिमुलेशन दिमाग में जाती है, जिससे बच्चा मेंटली स्ट्रांग होता है। ठीक है? कई जगह मिसकंसेप्शन होता है कि 4 तरह के टेक्सचर हमने रख दिए, रफ टेक्सचर रख दिया, सॉफ्ट टेक्सचर रख दिया, स्लाइम रख दिया, तो बच्चा वो टच करके सेंस करेगा। वो टच एक तरह का सेंस होता है, लेकिन सेंस में 5 तरह की सेंसेस आ सकती है। अच्छी फ्रेग्रेंस, बुरी फ्रेग्रेंस, उसकी कैपेसिटी कैसी है, नोज के थ्रू, राइट? उसके बाद साउंड,
किस चीज का साउंड है, कितनी हेरेबल कैपेसिटी है, कितने अच्छे से आप उस साउंड को सुन पा रहा है आपका बच्चा, कम वॉइस सॉरी कम पिच, ज्यादा पिच को आपके बच्चा कितने अच्छे से समझ पा रहा है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंसरी एक्टिविटी, राइट। वैसे टेस्ट होता है स्पाइसी, स्वीट, तो पांचों सेंसेस जो मैंने आपको पहले बताई उनको उनसे इंटेक लेने के लिए जो जो एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं या जो ऑब्जेक्ट से हम टच एंड फील करा सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कराते हैं। जितनी ज्यादा रिसर्च बताती है, जितनी ज्यादा बच्चे पॉजिटिव सेंसेस से ग्रास्प करते हैं, उतना ज्यादा बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उतनी ज्यादा बच्चे चीजें सीखते जाते हैं। तो होपफुली आप सेंसरी एक्टिविटीज क्या होती है या सेंसरी स्किल क्या होती है आपसे सेटिस्फाई होंगे। नहीं भी हो किसी भी चीज को लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं पर्टिकुलर स्किल सेट्स पे एक शॉर्ट वीडियो डाल के जरूर डालूंगी। नेक्स्ट होती है इमिटेशन। इमिटेशन कई पेरेंट्स पहली बार सुन रहे होंगे और होपफुली टीचर्स भी पहली बार सुन रहे होंगे। सो इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन इज स्किल टू कॉपी। मैं जो कर रही हूँ मेरे बच्चे कितना उस चीज को कॉपी कर पा रहे हैं। अगेन ये चीजें एज वाइज आती है और मेजर ऑफ द चीजें आपके बच्चों में तीन साल तक आ जाती है। ऑलमोस्ट कलर ब्लाइंडनेस खुल चुकी होती है, तो 3 साल तक आपके बच्चे में ऑलमोस्ट ये चीजें आ चुकी होती हैं। तो हम थे इमिटेशन की स्किल पर। सो इमिटेशन क्या होता है? कॉपी करने की स्किल। मैं जितनी चीजें जैसे कर पा रही हूँ, आपने कई वीडियोस इंस्टाग्राम के वीडियोस में देखा होगा, मैम ऐसे कर रहे हैं, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैम ऐसे कर रहे हैं। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, योर स्टूडेंट और योर किड इज गोइंग टू परफॉर्म इट अगेन। वो वापस उसको कॉपी कर रहे हैं, वो कॉपी अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट। तो क्या सिर्फ वो एक्शन हो सकते हैं? नहीं, वो एक्शन भी हो सकते हैं, वो आपके दूसरी तरह के कमांड भी हो सकते हैं। आपने बोला ए, बच्चा बी, ही और शी सेइंग ही। सो व्हाटएवर जो भी चीजें नेचर कर रही है उस चीज को आपका बच्चा कॉपी कर पाए। इमिटेशन से होता क्या है, मेरे पास पेजेस पे इमिटेशन की काफी सारी एक्टिविटीज है और ये मेजरली नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चों में होनी चाहिए। मतलब 2 से 3 साल के बच्चे इमिटेशन सीख चुके होने चाहिए। ये एज वाइज और डेवलप होती जाती है, लेकिन 2 से 3 साल तक के बच्चों में ज्यादा होनी है चाहिए, क्योंकि उस स्टेज में वो दूसरों से सीख रहे होते हैं, खुद से नहीं। ठीक है, तो नेचर से एडेप्टिव नेचर आता है। एडेप्टिव मतलब हर चीजें आप और मैं बैठ के क्लास में नहीं सिखा सकते ना, या फिर आप घर पे नहीं सिखा सकते। तो बच्चा कितना ज्यादा नेचर को फील करता है, कॉपी करता है, सीखता है। इसी एक बिहेवियर, इसी इमिटेशन स्किल के कारण बच्चों में सोशल बिहेवियर और बेहतर होता है। सुना होगा आप सभी ने कि कोई भी हमारे साथ तभी कम्युनिकेट करना चाहता है या हमारे साथ तभी आगे बढ़ना चाहता है जब वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है, राइट। तो कोऑर्डिनेट बच्चा जब किसी दूसरे फ्रेंड के साथ कब कर पाएंगे? जब वो उन्हीं की तरह चीजें कर पाएंगे या उन्हें समझकर एक दूसरे के साथ इमिटेट कर पाएंगे। तो इमिटेशन की स्किल का काम होता है सोशल बिहेवियर को डेवलप करना। सोशल बिहेवियर क्या होता है एक बार और हम आगे सीखेंगे। लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? अगेन नहीं पता होगा, स्कूल्स में इसको एक अलग टर्मिनोलॉजीज के थ्रू एक्टिविटी कराई जाती है, विच इज ईपीएल, एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन अभी हम इसे लाइफ स्किल्स के थ्रू समझेंगे। लाइफ स्किल्स हमारे बच्चों की जो भी रेगुलर डे रूटीन होता है उसमें होने वाली चीजें। ठीक है, क्या क्या हो सकती है? अपने शूज खुद से पहनना, अपने सॉक्स खुद से पहनना, अपने आप से ब्रश करना, अपने हेयर्स को कॉम्ब करना या फिर शर्ट्स पहनना। और ये एज वाइज बढ़ता जाता है। ये 2 साल से बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना या फिर क्लीनिंग करना, वॉटेवर जो भी चीजें हम घर में कर रहे थे। कोई आया है, हमें कैसे बिहेव करना है, बेड पे कैसे सोना है, ब्लैंकेट को अनफोल्ड एंड फोल्ड कैसे करना है, आपके नैपकिन को किस तरह से ट्विस्ट करना है, आपके नैपकिन को किस तरह से फोल्ड एंड अनफोल्ड करना है। नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि रेगुलर लाइफ में आप कर रहे होते हैं, आपके बच्चे कर रहे होते हैं। आपके एज अ पेरेंट है तो निश्चिंत रहिए, आपने ये सारी चीजें एज वाइज अपने बच्चों के अंदर देखनी है। आज आप सीखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि एज वाइज क्राइटेरिया क्या क्या होता है इन सब चीजों को सीखने का। ठीक है, तो नेक्स्ट होती है विजुअल स्कैनिंग। विजुअल स्कैनिंग समय के साथ, एज के साथ बढ़ती जाती है, डेवलप होती जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए, जब वो जस्ट वो न्यू बोर्न होते हैं तो उन्हें कुछ कलर्स दिखते हैं। जब वो डेवलप होते हैं, किस एज में दिखते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब वो थोड़े डेवलप होते हैं, 1.5 2 साल, 1 साल 1.5 साल के होते हैं, तो उनके लिए प्राइमरी कलर जो होते हैं, वो पॉपअप कलर्स जो होते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों के जो टॉयज और चीजें होती है वो पॉपअप कलर्स में होती हैं। बहुत ही प्राइमरी कलर से लेके जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनमें होती है, वो विजुअल उनका अच्छा होता है। उसके साथ साथ जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस ओपन होती जाती है, तो सेकेंडरी कलर समझ में आने लगते हैं। क्या
क्या विजुअल स्कैनिंग सिर्फ कलर्स के लिए होती है? तो नहीं, विजुअल स्कैनिंग किसी भी तरह की एक जैसी दिखने वाली चीजों को आप कितने अच्छे से स्कैन कर पाते हो और उन्हें डिफरेंशिएट कर पाते हो। रेड एंड महरून कलर जो होता है उनमें आप कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हो। इनिशियली आपके बच्चे अगर प्ले ग्रुप नर्सरी में है या 2-3 इयर्स 3.5 इयर्स के हैं तो यहाँ पे इमिटेशन सॉरी यहाँ पर हमारी विजुअल स्कैनिंग किस तरह की होगी कलर्स को लेकर, तो वो ये होगी कि ऑरेंज और रेड आपका बच्चा कितने अच्छे से पहचान पा रहा है। आप सोचिए कि 2 साल के बच्चे आपके बच्चे ऑरेंज और रेड पहचानने लगेंगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उनकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं ओपन होती है, राइट। सो एज वाइज क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पर विजुअल स्कैनिंग दो एक जैसी चीजें, दो चिड़िया है, दोनों में पंख है, दोनों दोनों बर्ड्स है लेकिन कलर अलग है, तो क्या वो दो है? इस चीज को पहचानना, एक जगह से दूर के दूसरी दूसरी दूर तक की कितनी चीजों को आप देख पाते हैं, वो अगेन वो चीज होती है विजुअल स्कैनिंग के अंदर। स्कैनिंग इज ऑल अबाउट यू कैन स्कैन बाय योर आईज, ओके। वैसे आपके बच्चे कितनी दूर तक की चीजें वो शार्पली देख पाते हैं, कितनी चीजों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कितने कलर्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वो होता है विजुअल स्कैनिंग के अंदर का पार्ट। इसमें नंबर ऑफ एज वाइज क्राइटेरियाज और एक्टिविटीज होती हैं, आप पेज पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस में हम एक एक को लेकर चीजें समझाएंगे कि आप घर पे किस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो आपने एज अ पेरेंट ये चीजें जज करना है कि मेरे बच्चा 3 साल की उम्र तक सेकेंडरी कलर कितने पहचान पा रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो प्लीज काम करना शुरू करिए, और आप टीचर हैं तो प्लीज बच्चों को एज वाइज सिखाइए। 2 साल के पीजी के बच्चों को कुछ और सिखाना होता है, 2.5 साल सॉरी 3 साल के बच्चों को कुछ और सिखाना होता है, तो विजुअल स्कैनिंग में वो सारी चीजें आती है। रिसेप्टिव लर्निंग किसी को नहीं पता होगा, मे बी कोशिश मैंने भी ये सारी चीजें धीरे धीरे ही सीखी हैं। तो रिसेप्टिव लर्निंग क्या होता है? एक ही तरह की चीजों को देख के कैटेगरी को डिफरेंशिएट कर पाना। अगेन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई बर्ड होती है, उनमें पंख होते हैं, हम सबके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज में अगर पंख होते हैं इट मीन्स वो बर्ड है। क्लियर? वैसे ही कोई भी 4 पैरों से चल रहा है इट मीन्स वो एनिमल है, ठीक है। हमें उन एनिमल के नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो उस एनिमल कैटेगरी के अंदर आते हैं। वैसे ही कई सारी कैटेगरी होती है जहां बच्चे सबका नाम नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट चीजों को देख के ये पहचान जाते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या होगी, राइट। जैसे मग, ग्लास, मग एंड ग्लास में क्या अंतर होता है? मग में हैंडल होता है और ग्लास में हैंडल नहीं होता है। तो मग उन कैटेगरी में आते हैं जो में हैंडल होता है, वो मग हुआ। हम हर तरह की पिक्चर नहीं बता सकते, रेड कलर का मग, बड़ा मग, छोटा मग, नहीं। हम क्या बताते हैं? कैटेगरी बताते हैं, द थिंग्स हैविंग हैंडल इट इज मग, ओके। तो ऐसी कई सारी कैटेगरी डिफरेंशिएट होता है। अगर आपका बच्चा सिर्फ जो चीजें आप नहीं बता रहे हैं, याद नहीं करा रहे हैं, अगर कुछ चीजें पहचान नहीं पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं रिसेप्टिव लर्निंग की कमी है। आपका बच्चा कैटेगरी नहीं समझ पा रहा है, कहीं ना कहीं उन चीजों पे काम करने की आपको जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन में ये काफी ज्यादा होता है कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स में डिफरेंस बताना पड़ता है, हर एक चीज फिजिकली देख के बतानी पड़ती है। लेकिन जब आपके बच्चे नॉर्मल है और आप शुरू से उन पे काम कर रहे हैं तो आपको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे अपने एडेप्टिव नेचर के कारण वो चीजें खुद से सीख जाते हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है तो चलिए यहीं पर पोज लेते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल्स को, ताकि हर पेरेंट्स, हर स्कूल, हर टीचर एडुकेटेड हो कि उन्हें किन चीजों पे बच्चों के साथ काम करना है। कोई चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं समझ पाऊँ और आपको अलग तरीके से उन चीजों को शॉर्ट वीडियोस के थ्रू समझा पाऊँ। कोशिश करूंगी आगे की वीडियो में जल्दी अपलोड कर पाऊँ या फिर वो एनिमेटेड हो पाए। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।